नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमारा वादा था कि इस प्रोग्राम में फिर आपके लिए एक नई शख्सियत के साथ हम उपस्थित होंगे। और आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, बल्कि वो शख्सियत हमारे साथ है जो मध्य प्रदेश के अंदर अपने बनाए हुए नियम कायदों और जनता की सेवा अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस और सहकारिता आयुक्त श्री नरेश पाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सीनियर आईएएस हैं आप, कई महकमों में रह चुके हैं, कई जिलों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, कमिश्नर भी आप रह चुके हैं शेडोल जी। कैसा रहा पूरा सफ़र सर? हाँ, सफ़र बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। अच्छा लगा, लोगों की सेवा करके बहुत आनंद आया। शासन ने जो भी कार्यभार मुझे दिया है मैंने बखूबी उसको निभाया है और पब्लिक से जुड़कर जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर जो मैंने काम किया है मुझे उसमें काफ़ी आनंद आया है। सर, शुरुआत से हम शुरुआत करते हैं कि जी। जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ के रहने वाले हैं आप और किस तरीके से आगे बढ़े सर? मैं मध्य प्रदेश के निवासी हूँ, विदिशा नगर का रहने वाला हूँ और मेरा चयन 1987 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से हुआ था डिप्टी कलेक्टर के पद पर। मेरा प्रोबेशनर जिला जो है वो दुर्ग छत्तीसगढ़ था और वहाँ मैंने काफ़ी लंबी सेवाएं दी हैं दुर्ग राजनांदगांव में विभिन्न पदों पर। और उसके बाद उज्जैन, छिंदवाड़ा, कटनी और भोपाल में मंत्रालय में और कलेक्टर के रूप में नरसिंहपुर, सतना और शहडोल में अपनी सेवाएं दी हैं और संभागीय आयुक्त के रूप में शहडोल में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, प्रशासनिक सेवा में आने का कैसे मतलब शुरुआत से उद्देश्य था या कोई घटना जो आपको प्रशासनिक सेवा की ओर लेकर आई? जब मैं एक्चुअली कॉलेज में था और उसी समय मुझे जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्य वो काफ़ी आकर्षित करता था और तभी मैंने अपना लक्ष्य बनाया था और 3-4 साल मेहनत करने के बाद में पीएससी के माध्यम से मेरा इस पद पर चयन हुआ। परिवार में कैसा सपोर्ट रहा? पापा आपके जो हैं, मम्मी जो हैं, वो किस तरीके से सपोर्टिव रही आपको और किस तरीके से भविष्य मतलब आगे बढ़ाया जीवन में? नहीं, परिवार का निश्चित रूप से काफ़ी सहयोग मिला है। मेरे पिता जो है एक छोटे से व्यवसायी थे लेकिन उन्होंने मुझको हमेशा प्रोत्साहित किया और परिवार ने हमेशा साथ दिया और इस नौकरी में भी मेरे परिवार ने काफ़ी साथ दिया। चूँकि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि चुनौतीपूर्ण कार्यों को करते करते परिवार के लिए कम समय दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका साथ मेरे लिए अमूल्य है। अभी फ़िलहाल घर में कौन कौन है और वो किस तरीके से, जैसे हमने देखा है कि आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस आ जाते हैं, फिर कई मरतबा मैंने खुद ने भी देखा है कि आप 7:30-8 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, परिवार को समय नहीं दे पाते, अभी रिश्तों को कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? हाँ, एक्चुअली परिवार में और मेरी पत्नी यहाँ रहते हैं, बाकी मेरी दोनों बेटियाँ हैं और दोनों जॉब में अमेरिका में कार्यरत हैं। एक आईटी सेक्टर में है और एक टेलीकॉम कंपनी में कार्यरत है। मैम की तरफ से क्या रहता है कि कभी हाँ, मतलब समय नहीं देते? ज़्यादातर जिम्मेदारियाँ उन्होंने उठाई हैं और बच्चों को जो भी सफलता मिली है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। सर, सहकारिता विभाग आप अभी देख रहे हैं, सहकारिता विभाग काम कैसे करता है? किस तरीके से ये निचले पायदान तक अपनी पूरी रूपरेखा आप लोग तैयार करते हैं? किस तरीके से ये किसानों को या मध्य प्रदेश के लोगों को अब ये फ़ायदा पहुंचा रहा है? मध्य प्रदेश में सहकारिता विभाग जो है वो काफ़ी पहले से कार्य कर रहा है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1904 में सिहोरा में कोऑपरेटिव बैंक खोला गया था और 100 साल से भी अधिक समय हो गया है जब सहकारी समितियां अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस बीच में काफ़ी परिवर्तन आए हैं और अब ये विभाग जो है ऑनलाइन प्रणाली को भी अपना चुका है और विभिन्न कई क्षेत्र हैं, चाहे वनोपज हो, मत्स्य समितियां हों, पर्यटन हो, उसमें भी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और इन समितियों के माध्यम से लोगों को सेवाएं देने का कार्य कर रहे हैं। कृषकों के लिए किस तरीके से सहकारिता जो डिपार्टमेंट है आपका वो फ़ायदा पहुंचा रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की बात हम करें, जो कृषक है उनके लिए मेन प्रायोरिटी रहता है। कृषि विभाग ही एक तरीके से वो सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ अपना काम करता है। सहकारिता के बगैर कृषक या कृषि विभाग जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ता है। तो किस तरीके से कृषकों के लिए बेसिकली कृषि जो सहकारिता विभाग है वो काम करता है? सहकारिता विभाग का जो मुख्य फोकस कृषकों पर ही रहता है। आपने देखा होगा कि जो फसल उपार्जन वगैरह होता है वो कृषकों के हित में सहकारिता विभाग अपनी समितियों के माध्यम से करता है। इसके अलावा उनको साख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना है 0% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने की, उसका भी बेहतर क्रियान्वयन सहकारिता विभाग अपनी बैंकों और समितियों के माध्यम से कर रहा है।
और उपार्जन में तो काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। और खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, इनके सहयोग से हमारी समितियों ने विगत कई वर्षों से बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उनके सामने काफ़ी चुनौतियां हैं, उनकी संसाधनों की कमी है, इसके बावजूद भी अमला बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सर, अभी जब आपका कार्यकाल था तो मेरे ख्याल से सहकारिता आयुक्त के तौर पे आपका कार्यकाल जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोरोना काल में आपने पूरी ये चीज़ें देखी, और राशन वितरण की जो प्रणाली की हम लोग बात करें, समितियों की बात करें, तो वो भी सब आपके अंडर में है। वो किस तरीके से वर्क करती है, और ख़ास करके कोरोना काल में आपने किस तरीके से उनको बेहतर काम करने के लिए सजग रखा? नहीं, आपका कहना निश्चित रूप से सही है, और मैं बड़ी संवेदना के साथ बताना चाहूँगा कि विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी कोरोना का जो प्रकोप आया था प्रदेश में, इसके बावजूद हमारे सहकारी समितियों के, बैंकों के कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया। उपार्जन में बहुत बड़ी जोखिम थी कोरोना को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, और जो तीनों अभी तक के सीज़न है उसमें रिकॉर्ड तोड़ उपार्जन की कार्रवाई की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लगभग 120 से अधिक कर्मचारी, उसमें समितियों के कुछ लोग थे और कुछ बैंकों के कर्मचारी हैं, वो असमय ही उनका निधन हुआ कोरोना से, लेकिन इसके बावजूद हमारे कर्मचारियों के उत्साह में कमी नहीं आई, और जो संतृप्त परिवार है उसको हम लोगों ने अनुकंपा नियुक्ति और एक्स ग्रेशिया के माध्यम से सहायता करने की कोशिश की है। सर, कोरोना काल की बात करें तो कोई विशेष प्लान लेकर आपके दिमाग, क्योंकि ये बोला जाए कि एकदम से ये विपदा सिर पे आ पड़ी, शब्द यूज करूंगा कोरोना के लिए, और आप लोगों के ऊपर भी एकदम से बिल्कुल भार उत्पन्न हो गया कि किस तरीके से लोगों का फसलों का उपार्जन भी देखना है, फिर वितरण भी देखना है, सारी चीज़ें। तो कोई स्पेशल प्लान बनाकर काम किया, या अधिकारियों को किस तरीके से इकट्ठा किया? क्योंकि एक तरफ कोरोना का डर था, संक्रमण का डर था, दूसरी तरफ काम भी करना है, क्योंकि आप उन चुनिंदा विभागों में से हैं मध्य प्रदेश के जो कोरोना काल में भी लगातार लगे रहे, आपके लिए छुट्टियों का कोई मायने नहीं था। तो किस तरीके से वर्कआउट किया पूरा प्लान सर? इसके लिए हमने अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार मोटिवेट किया, ऑनलाइन वीसी के माध्यम से भी उनसे संपर्क में रहे और उनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहे। हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप जो प्रचलित है उसके ऊपर भी हम लोगों ने मोटिवेशनल मैसेज भेजे, और जिन परिवारों के साथ दुखद घटना हुई उनका मनोबल बढ़ाया है। और हम लोगों ने नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी है, एक्स ग्रेशिया का पेमेंट भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारी पूरी सहानुभूति है कर्मचारियों के साथ में, और उन्होंने जो अच्छा काम किया मैं निश्चित रूप से उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। सर, कोरोना काल था, फिर बेरोजगारी की बात करें हम लोग, मध्य प्रदेश सरकार का फोकस भी है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जी, आत्मनिर्भर योजना क्या है सर, और किस तरीके से आप इस पर काम कर रहे हैं, विभाग इस पर काम कर रहे हैं? सहकारिता विभाग दोनों योजनाओं को अपना रहा है। प्रथम योजना जो है वो आत्मनिर्भर भारत की है, जिसमें कोई व्यक्तिगत हितग्राही भी हो सकता है और सहकारी समितियां भी हो सकती हैं, उनको हम लोग लाभान्वित करते हैं। आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के लिए कृषि अधोसंरचना निधि स्थापित की है, जिसमें फसल कटाई के बाद की जो भी गतिविधियां हैं, जैसे ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, कृषि उपज भंडारण है, कृषि उपज प्रसंस्करण है, इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक की योजनाएं ली जा सकती हैं। और जो भी समिति या व्यक्तिगत रूप से इस योजना को अपनाना चाहता है, हम लोग उसको पूरा सहयोग करते हैं। सर, बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, तो किस तरीके से काम करता है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना मुख्य रूप से कृषि विभाग की है, और हम लोग उनसे समन्वय करके कार्य करते हैं। उसमें जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं, जो कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, वो इसमें स्वीकृति देने की कार्रवाई करते हैं। और इसमें जो कुछ इस तरह के गोडाउन बनाए जाते हैं जो फसलों की उपज के संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण है, और जो पुराने गोदाम है उनकी मरम्मत का कार्य भी हाथ में लिया जाता है। ये योजना बहुत अच्छी है, और विभाग इसमें बेहतर कार्य करने की कोशिश कर रहा है। सर, हम बात करें इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहर है, गृह निर्माण जो समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनमें कई शिकायतें आ रही हैं खासतौर पर। उनके सॉल्यूशंस के लिए आप क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से बेहतर वितरण कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, बड़े शहरों में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने कई ऐसी हैं जिन्होंने पात्र व्यक्तियों को प्लाट नहीं दिया या मकान नहीं दिया है, उनकी शिकायतें लगातार प्राप्त हुई हैं। और विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी हमारे अधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से वहाँ एक अभियान चलाया था, और उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बीच में कोरोना काल के कारण कुछ काम रुक गया था, लेकिन हम उसको फिर से शुरू करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि पात्र व्यक्तियों को
भूखंड या मकान मिल जाए जल्दी से। सर पिछले बार में भी देखें तो सहकारी समितियों में जो गड़बड़ी और जो घोटाले हुए थे उस पर आपने एक्शन भी लिया था। कोरोना जी। काल की वजह से वो कहीं ना कहीं जो वो शिथिलता आई है उस मामले में, हम समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी अभी प्रदेश के लोगों को अनाज और उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर करना, लेकिन जो ये घोटालेबाज हैं उन पर अब आप किस तरीके से नए तरीके से एक नकेल कसने जा रहे हैं? नहीं, उनकी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और ज़्यादातर कार्रवाई तो जिला स्तर पर होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग भी हस्तक्षेप करते हैं और माननीय मंत्री जी भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहे हैं, उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती है। सर कई जिला अधिकारियों पर आरोप भी लगे हैं, जिला लेवल के अधिकारियों पर आरोप भी लगते हैं कि कार्रवाई करने में देर कर रहे हैं या शिथिलता बरत रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को किस मापदंड पे रखेंगे सर आप? नहीं, अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों में कमी आई है क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग विभागीय जांच करते हैं, उनके इंक्रीमेंट रोकते हैं, उनको दंड भी दिया जाता है। तो अधिकारी लोग पहले की तुलना में काफ़ी सचेत हो गए हैं। सर बड़ा लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक सेवा का आपका, और आपके कई कदम जो ईमानदारी पूर्वक उठाए गए हैं, कई सरकार उनको अपने खिलाफ भी समझती, कई मर्तबा हुआ और कई बार आपको इस पीछे ट्रांसफर्स भी झेलना पड़े हैं। उन सारी चीज़ों को अपने पूरे कार्यकाल में किस तरीके से लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जो भी कार्य देती है हम लोग उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। और वैसे मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार ने मुझे कभी अप्रसन्न होकर हटाया हो। मेरे कामों को देख कर ही अच्छी पोस्टिंग दी है। सर क्या कहेंगे कि सहकारिता में क्या इम्प्लीमेंट्स होना चाहिए जिससे ये और ग्रोथ करे? खासतौर पर मंत्री जी भी आप पे भरोसा जता चुके हैं इस चीज़ों को लेकर। हाँ, देखिए, सहकारी समितियाँ जो है नए क्षेत्र में भी आ रही हैं, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। इसमें अगर हमारे प्रदेश के बेरोजगार लोग आगे आए तो समितियाँ बना के और इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रम के क्षेत्र में और खनिज के क्षेत्र में भी आगे आएँ। उसके लिए शासन स्तर पर मतलब नीति बनाई जा रही है। जो बेरोजगार लोग हैं वो सहकारिता के माध्यम से काफ़ी काम कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ऑनलाइन पंजीयन हो जाता है। इसमें कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई जैसे अगर कोई आदमी कंपनी बना के बिजनेस करता है तो उसको फिर कहीं ना कहीं महानगर में किसी से अप्रोच करना पड़ता है, उसकी प्रक्रिया जटिल है। लेकिन सहकारी समिति एक ऐसी सुगम प्रणाली है जिसके माध्यम से वो पंजीयन करा के अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और सहकार की भावना हो तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलेगी। व्यवस्थाएं क्या होती हैं इसके पंजीयन की, सहकारी समिति की? जो अगर कोई नई समिति बनाना चाहता है तो किस तरीके से वो व्यवस्थाएं उसकी होती हैं, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है? सर देखिए, सहकारी समितियाँ ज़्यादातर जो है वो जिले के अंदर ही कार्य करती हैं और जो राज्य स्तर की कोई समिति बनाना चाहता है तो फिर वो मुख्यालय में आवेदन पत्र देता है। लेकिन पंजीयन जो है ऑनलाइन होता है। 2 अक्टूबर 2020 से प्रणाली शुरू की गई है और 700 से अधिक ऐसी समितियां हैं जो ऑनलाइन पंजीयन करा चुकी हैं और ये बहुत सरल है, इसका लाभ लोग उठा सकते हैं। अभी सर आप फिलहाल में अपेक्स बैंक का भी आप पूरा कार्यभार देख रहे हैं। एक बड़ा मामला नियुक्तियों को लेकर आया था और निखरा जी के खिलाफ एक्शन भी उसमें हुआ है। क्या है पूरा प्रकरण सर और किस तरीके से? नियुक्तियों की जो प्रारंभिक कार्रवाई हुई थी उसमें एक्चुअली जो नियमों को उस समय ठीक से नहीं देख पाए थे और जो परीक्षण तत्समय समय करना चाहिए था उसमें थोड़ी शिथिलता थी। तो लेकिन क्योंकि नियुक्ति की चूँकि प्रक्रिया लगभग शुरू ही हुई थी तो उस समय हमने उस कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। अब नए सिरे से कार्रवाई होगी। तो ये नियुक्तियां आप फिर से निकाली जाएंगी या? हाँ, निकट भविष्य में हम उसकी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करेंगे। सर सहकारिता विभाग की अगर हम लोग बात करें तो कई सालों से जो है वो नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जगह बहुत खाली है। जिला लेवल पे हम बात करें या हेड ऑफिस की हम बात करें तो कई रिक्तियां अभी भी खाली हैं। उन पे नए नियुक्तियों के लिए कोई प्लान कब? हाँ, नए नियुक्तियों के लिए कार्रवाई पहले संपन्न भी हुई है। जैसे जो हमारी उपभोक्ता सहकारी समिति है उसमें सेल्समैन की नियुक्ति हम लोगों ने की है MP ऑनलाइन के माध्यम से। वो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और उसमें लगभग 50% से अधिक सेल्समैन जो है वो अपनी ज्वाइनिंग दे भी चुके हैं। जहाँ तक बैंक की भर्तियों का सवाल है तो IBPS जैसी प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से हम लोग को भर्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं। सर अगर आपके कार्यकाल की पूरी बात करें तो आप विवादों से दूर रहे हैं, विवादों से आपका नाता इतना नहीं रहा है सर। नए बच्चे जो प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे कि क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरीके से काम करना चाहिए? हाँ, मेरे विचार से उन्हें बेहतर होगा कि अपने ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस करें और अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करें और जनप्रतिनिधियों से समन्वय की भावना से कार्य करें। क्योंकि कोई भी अधिकारी सफल होता है तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधियों का भी उसमें भूमिका रहती है और
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि समन्वय की भावना से काम करें तो अधिक सफल होंगे। सर, ये तो बात हो गई कि नए प्रशासनिक सेवा में जो लोग आए हैं उनके लिए, लेकिन जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आपने एक बहुत लंबा एरा जो है वो इसमें गुजारा है, खुद तैयारी भी की है, विदिशा जैसे जगह पे रह के आपने तैयारी की है। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट वो करें, किस तरीके से तैयारी करें कि वो प्रशासनिक सेवा में सफल हो पाएँ? हम बात करें यूपी और बिहार से ज़्यादा बच्चे आते हैं प्रशासनिक सेवा में बनिस्बत मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का बच्चा किस तरीके से तैयारी करे कि वो प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए? नहीं, जो विषय वो लेना चाहता है परीक्षा में उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करे और बहुत फोकस होकर पढ़े। नई पीढ़ी को ये सुविधा है कि गूगल जैसी प्लेटफॉर्म उसके पास में है और वो ऑनलाइन अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर सकता है। हमारे समय में हम लोग एक ही विषय की कई किताबें एक साथ पढ़ते थे और उसके नोट्स बनाते थे, मैनुअल कार्य काफ़ी करना पड़ता था, लेकिन आज ऑनलाइन सुविधाएं काफ़ी हैं तो लोग फोकस होकर काम कर सकते हैं। आपने उस दौर में भी काम किया है जब फाइलों पे लगातार लिखना पड़ता था, लंबे लंबे कागज भरना पड़ते थे, मिनट्स नोट करना पड़ते थे, और आज आप इस दौर में भी हैं कि मोबाइल पे आप एक बटन दबाएंगे, बोलेंगे, टाइप हो जाएगा, कंप्यूटर पे फटाफट। कितना अंतर महसूस करते हैं और आपको ये नई चीज़ अपनाने में कैसा, मतलब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि वो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो मेरा चूँकि शुरू से ही इंटरेस्ट था तो मैंने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। और नरसिंहपुर में जब मैंने एक ऐप बनाने की भी कोशिश की थी कि जो राहत की एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिसमें कि सारे डिटेल उसमें आ जाएं और बहुत सारे विभाग जो राहत योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, बैंक भी हैं, सारे के स्टेक होल्डर उसमें रहें। तो मेरा आईटी के क्षेत्र में थोड़ा रुचि रही है तो मुझे कोई परेशानी नहीं, और बल्कि काम करके अच्छा लगा और काम काफ़ी सहजतापूर्वक हो जाता है इसमें। आप 5 से अधिक जिलों में कलेक्टर रहे, 3 जिलों से अधिक जिलों में कलेक्टर रहे, कई जिलों में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त रहे। क्या लगता है मध्य प्रदेश के किस जिले में, या आप जिस जिले में रहे, किस जिले में विकास की अपार संभावना है? शहडोल चूँकि ट्राइबल एरिया है और वहाँ पर हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई सौगातें दी हैं उस ज़िले को, और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी दी है, और उसकी ओर हालांकि फोकस है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उस क्षेत्र में कार्य करने की अपार संभावनाएं, और वहाँ के प्रशासक रुचि लें तो लोगों का काफ़ी भला कर सकते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में भी रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को अगर तरक्की के पथ पर गुणात्मक वृद्धि करना हो तो क्या सुझाव रहेगा मध्य प्रदेश सरकार के लिए? विकास की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों को नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करना चाहिए और थोड़ा स्पीड से काम करें और सकारात्मक भावना से काम करें तो निश्चित रूप से हमारा योगदान अतुलनीय हो सकता है। आपका रिटायरमेंट कब है? बस अगले साल जनवरी 2022 में। जी। रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है सर? मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे। तो कृषि में कुछ स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, या जो परंपरागत खेती है उसी को लेकर आप आगे बढ़ना कुछ नया करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी मैंने पूरा प्लान नहीं बनाया है, लेकिन अब जल्दी कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा कि मेरा मन लगा रहे वहाँ पर। कई प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए अधिकारी जो हैं वो समाज में कई एनजीओ से जुड़ जाते हैं या कई समितियां लेकर वो आते हैं जो कि सामाजिक स्तर पर काम करते हैं। आपका कुछ ऐसा प्लान है कि समाज के लिए, जाति के लिए या किसी वर्ग विशेष के लिए आप आगे आके काम करें, उतने उत्थान के लिए काम करें? हाँ, निश्चित रूप से समाज सेवा में रुचि है। मैं कोशिश करूँगा किसी अच्छे एनजीओ से जुड़कर अपनी सेवाएं दूँ उनको। भविष्य में क्या प्लान है सर आपका? भविष्य में बस यही है कि मतलब अपने आप को व्यस्त रखना अच्छे कार्यों में और समाज सेवा से जुड़ना। ग्रामीण भारत चैनल है हमारा सर, ग्रामीणों पे निर्भर हैं हम लोग और ग्रामीणों की बात हम लोग करते हैं, तो कुछ ऐसा सजेशन हम अंतिम में आपसे मांगना चाहेंगे कि आप ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे, आपके विभाग से रिलेटेड चीज़ें के लिए भी, ओवरऑल उनकी तरक्की के लिए भी, विकास के लिए भी? ग्रामीण भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि शासन की बहुत सारी योजनाएं जो बहुत अच्छी हैं और उनके माध्यम से वो अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, अपना सामाजिक जीवन स्तर भी बढ़ा सकते हैं। मैंने नरसिंहपुर में देखा है कि किसानों के जो युवा पुत्र थे उन लोगों ने विभाग की योजनाओं में अच्छा लाभ उठाया है और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। तो और यदि वो थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ज्ञान हासिल करेंगे, रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर उच्च होगा।
सर, आपने हमसे बात की, विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला और बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ों का जवाब दिया, भले वो अपेक्स बैंक का मामला हो या आपके पूरे कार्यकाल की जो गतिविधियां रही हैं उससे, या आपने जो विभाग है उससे रिलेटेड आपने सारी चीज़ें खोली। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सर भविष्य में भी आप इसी तरीके से अपना जो 1 साल आपका कार्यकाल बचा हुआ है उसमें भी आप इसी तरीके से काम करें, और भविष्य को लेकर जो रिटायरमेंट के बाद आपके प्लान हैं उनको लेकर भी आप सजग रहें और बेहतर उसमें भी आप तरक्की करें, समाज की सेवा निरंतर करते रहें, स्वस्थ बने रहें। तो ये थे नरेश पाल जी, जो कि आयुक्त हैं सहकारिता में, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। और सबसे बड़ी एक बात तो तय है कि अगर मध्य प्रदेश को विकास करना है तो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों के साथ विकास की योजनाओं को परिपूर्ण करना पड़ेगा, उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मध्य प्रदेश का जो है वो विकास संभव हो पाएगा। सर, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। नमस्कार।